हालांकि दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जो हम लोग बातचीत करते हैं वो एमपीपीएससी की क्लास पर बात करते हैं। एमपीपीएससी का एग्जाम जून 2024 में है। जून 2024 में एमपीपीएससी का एग्जाम है। डेट आप सबको भली भांति तरीके से मालूम है। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है और सोशल वर्क के जो स्टूडेंट है वो अलाइड सब्जेक्ट के रूप में रखे गए हैं उन लोगों को, ठीक है। और इस समय इनकी जो सिलेबस पर बात करूं तो यूनिट नंबर 7 चल रहा है। कल हम लोग यूनिट नंबर 7 के एक पॉइंट पर बात करेंगे और यानी टॉपिक पर बात करेंगे। और मैं आप लोगों से समाजशास्त्र के 2013 का प्रश्न पत्र सॉल्व करवा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने सॉल्व करवाया था कल की क्लास में। आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहा हूं। उससे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि आपकी क्लासेस जो है अभी 1 से 2 बजे तक रहेगी पूरे मार्च भर में, और मार्च के बाद अप्रैल के महीने में, ठीक है, आपकी क्लासेस मॉर्निंग टाइम में कर दी जाएगी, एमपीपीएससी क्लासेस, ठीक है। और यदि आप कोई अधिक जानकारी वगैरह चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं या कॉल से भी बात कर सकते हैं क्लास वगैरह को लेकर। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल। सर, यूजीसी नेट के फॉर्म निकल चुके हैं? नहीं, अभी नहीं। फॉर्म आए हैं यूजीसी नेट के। जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी और उससे भी आप लोग निश्चिंत रहें। जल्द ही आप लोगों को इसी महीने में देखने को मिलेगा यूजीसी नेट का। मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, बताऊंगा जिस दिन निकलेगी। तो सवाल यह है अभिकथन को लेकर, जो समाज भी सामान्य व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा तक सहिष्णु है वह सामाजिक विघटन से ग्रसित नहीं होता है। अगर आप जब शब्दों को मीनिंग को समझ पाएंगे तब आप यहां पे इस सवाल को करेक्ट कर पाएंगे। एक एक मीनिंग यानी एक एक जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के अर्थ को जानना अत्यंत आवश्यक है। क्या आप बता सकते हो वी सामान्य व्यवहार किसको दर्शाता है? सर, जो समाज के अनुरूप ना हो। ओके, जो समाज के अनुकूल ना हो। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब, सही जवाब। जिसको आप लोग असामान्य व्यवहार कहते हो वह विसामान्य व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा तक क्या दर्शाता है? सहिष्णुता को दर्शाता है, ठीक है। क्या है? सहिष्णु है। और सहिष्णु का अर्थ क्या होता है? जो कष्ट या पीड़ा आदि सहन कर सके या सहनशीलता जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सहिष्णु है। तो जो समाज असामाजिक व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा तक सहनशील है वह सामाजिक विघटन से ग्रसित नहीं होता। क्या ऐसा कहना उचित रहेगा? विघटन का तो मतलब जानते होगे, अलगाव, है ना? भाई बताया भी हूं विघटन के बारे में। तो मेरे कहने का तात्पर्य, हाँ, तो यहां इस स्टेटमेंट को क्या कहोगे, राइट या रॉन्ग? सर राइट। राइट कहोगे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यहां जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये आपका करेक्ट माना जाएगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक मिनट। फिर उसके बाद कारण क्या कह रहा है कि विसामान्य व्यवहार समाज में नैतिक विनिमय के अभाव का परिणाम है। नैतिक यानी मोरलिटी। और फिर कह रहा है कि विनिमय का क्या है? परिणाम है। और विनिमय का अर्थ क्या होता है? रोकना, नियंत्रण करना। नैतिक प्रक्रियाओं में अगर मैं बात करता हूं, जो असामाजिक व्यवहार है उसको रोकने की बात करता है, नियंत्रण करने की बात करता है, उसके अभाव का परिणाम है। देखिए बात तो ये भी सत्य है, लेकिन क्या ये कहना उचित रहेगा कि नैतिक जो विनिमय के अभाव के परिणाम से सामाजिक विघटन नहीं होता है यानी ग्रसित नहीं होता है? क्या इसकी वजह है ये? अगर ये अभाव रहेगा तो ये ग्रसित नहीं होगा। सर ये वजह जी बताएं, क्या कह रहे हैं? सर वजह है, व्याख्या भी है, वो उसी की वजह से रहेगा क्योंकि ऊपर हम भी सामान्य व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं और जहाँ पे उसके अभाव से ही जो विघटन से थोड़ा सा तो रहेगा, ग्रसित नहीं होता है।
जी जी, देखो मैं आप लोगों से कहूं कि यहाँ दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं परंतु व्याख्या नहीं है ना। यहाँ पर व्याख्या नहीं दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या होना चाहिए? ए आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ये ऑप्शन नंबर में आपका बी है और बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। यहाँ सर व्याख्या क्यों नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। स्पष्टीकरण क्यों नहीं है, एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि जो समाज भी सामान्य यानी असामाजिक व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा में सहनशील होता है और वह सामाजिक विघटन से ग्रसित नहीं होता। जाहिर सी बात है, जहां असामाजिक व्यवहार के प्रति सहनशीलता चीजें बनेगी, असामाजिक व्यवहार कर रहे हो आप, वहां पर पॉजिटिव भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हो, तो जाहिर सी बात वो विघटन का रीजन नहीं बन सकता है। करेक्ट बात है। दूसरा ये कहता है कि अगर असामान्य व्यवहार है समाज में तो नैतिक जो नियंत्रण का है, जो नैतिक विनिमय है, उसके अभाव का परिणाम है। उसके अभाव का मतलब कमी होने की वजह से, ठीक है, कमी होने की वजह से भी सामान्य व्यवहार समाज को एक प्रकार से जो असामाजिक व्यवहार है उसको रोकने में मदद भी करेगा, आपको नियंत्रित करने में मदद करेगा। असामाजिक व्यवहार जो नैतिक नियंत्रण अगर आप करोगे तो वहां पर उस कंडीशन में भी सामान्य व्यवहार का क्या होता है, परिणाम उसके कम मिलेंगे। आप जाहिर सी बात है, किसी चीज पर कंट्रोल करोगे तो असामाजिकता घटेगी। लेकिन आप ये कहो कि नैतिक विनिमय ही के अभाव में ही सामाजिक विघटन ग्रसित नहीं होता, तो ये कहना उचित नहीं होगा। नैतिक विनिमय के अभाव से नहीं होगा तो विघटन नहीं होगा, और भी तो रीजन हो सकते हैं। कोई जरूरी तो ये नहीं कि किसी एक ही बात तो कहा जाए कि नैतिक विनिमय के परिप्रेक्ष्य में अगर इसका अभाव होगा। सर ये भी होगा ना, ये भी होगा, मतलब अभी तो हम नैतिक विनिमय पे बात कर रहे हैं ना सर, एक फैक्टर पे बात कर रहे हैं, सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं बट ये भी होगा। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ सवाल आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। सवाल कहता है कि विसामान्य मतलब असामान्य व्यवहार समाज में नैतिक विनिमय के अभाव का परिणाम है। क्या ये अगर ये अभाव का परिणाम है, ये बात सत्य है, आप कह रहे हो ठीक है, ये भी होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ये बात मैंने कहा सत्य। लेकिन आर थोड़ी ना कि ये रीजन बता रहा हो कि ये रीजन बता रहा हो कि जो असामान्य व्यवहार है उसके प्रति कुछ मात्रा तक सहनशील यानी सहिष्णु है और सामाजिक विघटन से ग्रसित नहीं होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थोड़ी ना बता रहा है, ना ही इसकी स्पष्टीकरण दे रहा है, ना इसका अर्थ, ना मीनिंग, कुछ नहीं बता रहा है। तो व्याख्या कहां से लगाओगे आप आर वाला अगर लाइन यहां पर सामाजिक विघटन को रूप में या उसके असामाजिक प्रति व्यवहार के रूप में सहनशीलता के परिप्रेक्ष्य में पॉजिटिव, ये तो सहनशीलता पर पॉजिटिव शब्द हो जाता है, इसकी बात बताता तो भी ठीक था। इसकी बात थोड़ी ना बता रहा है कि आप स्पष्टीकरण करोगे। इसकी स्पष्टीकरण करना उचित नहीं होगा। सही बात अगर करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर करेक्ट माना जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो देखो जो समाज विसामान्य व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा तक सहिष्णु है वह सामाजिक विघटन से ग्रसित नहीं होता है, वो सामाजिक विघटन से ग्रसित नहीं होता है। विसामान्य व्यवहार समाज में नैतिक विनिमय के अभाव का परिणाम है, यह सामाजिक विघटन के कारणों को दर्शाता है। विसामान्यता व्यवहार में ना सहिष्णुता के कारण सामाजिक विघटन के कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसको दर्शाता है। तो इस वजह से इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो बी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ रुख करें। ई सदरलैंड ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ब्लू कॉलर अपराध, डाकुओं द्वारा अपराध, व्हाइट कॉलर अपराध, साइबर अपराध। सर व्हाइट कॉलर अपराध। ओके सर, व्हाइट कॉलर अपराध बिल्कुल सही जवाब यहां पर आपने जो अभी दिया है मुझे। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो सी का आपने चुनाव किया है और सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। व्हाइट कॉलर अपराध सदरलैंड के द्वारा दिया गया
और सदरलैंड महोदय ने सफेद पोश अपराध का नाम इसको कहा था। तो आर्थिक रूप से प्रेरित अहिंसक व्यापार और सरकार के व्यवसायों द्वारा प्रतिबंध अपराध को दर्शाता है व्हाइट कॉलर क्राइम। पहली बार सन 1939 में 1939 में समाजशास्त्री एडविन सदरलैंड के द्वारा परिभाषित किया गया था। सफेद पोश अपराध में शामिल इन्होंने कुछ बातें कही, जैसे धोखाधड़ी, ये क्या है? व्हाइट कॉलर क्राइम है। रिश्वतखोरी क्या है? व्हाइट कॉलर क्राइम है। ठीक है। गबन, श्रम धमकी देकर मांगना, साइबर अपराध, कॉपीराइट का उल्लंघन, काले धन को वैध, पहचान की चोरी, जालसाजी इत्यादि चीजों को दर्शाया गया व्हाइट कॉलर क्राइम को। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ब्लू कॉलर अपराध दिखा रहा है। ब्लू कॉलर अपराध जो है व्हाइट कॉलर अपराध का टाइप है। कितने टाइप का होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। कुल 4 टाइप का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सफेद पोश अपराध 1939 में आया और सदर लैंड के द्वारा दिया गया, और इसके जो प्रकार बताए गए वो एक टाइप था ब्लू कॉलर अपराध। इस अपराध के दौरान कहा गया कि उन अपेक्षाकृत अकुशल वातावरण में कार्यरत हैं और भीतर शहर के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जो स्थितियां जहां बड़ी आर्थिक लेन देन होती है, वहां या उस क्षेत्र में आप ये दर्शा सकते हो कि ये ब्लू कॉलर अपराध है। इसको ब्लू कॉलर अपराध के नाम से जाना जाता है। ब्लू कॉलर अपराध से अधिक स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार और किस तरह, ठीक है, बर्बत या आप कह लीजिए चोरी के रूप में और अधिक सक्रिय पुलिस का ध्यान आकर्षित करने के परिप्रेक्ष्य में, पुलिस का ध्यान अधिक आकर्षित करता है एक चोर, तो उस कंडीशन में वह जो चोर जो एक्टिविटी कर रहा है उस कंडीशन को ब्लू कॉलर अपराध कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है कॉरपोरेट अपराध। नाम से ही स्पष्ट है, आप बता भी सकते हो। कॉरपोरेट अपराध पूरे कंपनी के साथ संबंधित होता है। निवेशकों या व्यक्तियों जो कंपनी या नियम में उच्च पद पर हैं और वह अपराध उनको लाभ जो है ज्यादा देते हैं, तो उस कंडीशन में कॉरपोरेट अपराध का नाम दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी से रिलेट होता है, अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, उस कंडीशन में इसको कहा जाता है कॉरपोरेट अपराध। एक राज्य कॉरपोरेट अपराध, इस कंडीशन में एक राज्य और एक निगम के बीच समझौते की बातचीत में दोनों पक्षों पर एक अपेक्षाकृत वरिष्ठ स्तर पर किया जाता है, हायर लेवल पर, या विशेष रूप से लगभग एक सफेद कॉलर स्थिति जो अपराध के लिए अवसर प्रदान करती है। तो यहां खासकर जब राज्य और निगम के बीच में समझौते के साथ साथ दोनों पक्षों में कोई बात या जिक्र या वार्तालाप बातचीत होती है, तो उस कंडीशन में राज्य कॉरपोरेट अपराध का नाम दिया जाता है। चौथा व्यवसायिक अपराध। व्यक्तियों रोजगार या बेरोजगारी के दौरान अपराध कर सकता है और इसके 2 सबसे आम प्रकार हैं, एक चोरी, दूसरा धोखाधड़ी।
इसी को व्यावसायिक अपराध का नाम दिया जाता है, धोखाधड़ी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत, है ना। तो यहाँ पर दोबारा से बता दीजिए, समझ नहीं आया। व्यक्तियों रोजगार या आप बेरोजगारी कह लीजिए, उनके दौरान अपराध ये होता है ना। तो यहाँ पे जैसे धोखाधड़ी वाली कंडीशन में कह सकते हैं, बेरोजगार होगा तो धोखाधड़ी करेगा, बेरोजगार होगा तो चोरी भी करेगा, है ना। तो इस कंडीशन में ये होता है, तो व्यावसायिक अपराध का पार्ट माना जाता है कि नहीं भाई। उसके पास खाने के अगर पैसे नहीं हैं तो क्या करेगा, चोरी ही तो करेगा। पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करेगा, चोरी ही तो करेगा, है कि नहीं, बताइए। जी सर। तो वही पार्ट जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सफेद पोश अपराध की अवधारणा समाजशास्त्र में पहली बार जब देखने को मिला, सदरलैंड ने 1941 में किया था, लेकिन एक किताब व्हाइट कॉलर क्राइम जब लिखा तो 1937 था, 1937 था। तो उस दौरान हमें जो है ये चीजें देखने को मिली थी, सफेद पोश अपराध के बारे में। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। हो सकता है परीक्षा में आपसे सवाल पूछा लिया जाए तो आप बता दीजिएगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो यहाँ सही जो ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सभी देश जनसांख्यिकीय संक्रमण की, ठीक है, संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। निम्न में से कौन एक ऐसी अवस्था है जो नहीं है। जनसांख्यिकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, है ना। और उन अवस्थाओं में अगर हम बात करें तो एक स्टेप होता है, एक कंडीशन होता है, और उनमें से बताना है आपको वो कौन सी एक अवस्था है जो रिप्रेजेंट नहीं होती है। प्लीज, कौन सा सही होना चाहिए। सर बी, ऑप्शन बी की तरफ आप जा रहे हैं। हाँ जी सर, बी स्थिर स्थिति की तरफ, यानी यही ना। चलिए सर, इष्टतम अवस्था। बिल्कुल, यहां अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे तो देखिए, सभी देश जनसांख्यिकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, लेकिन इष्टतम अवस्था एक ऐसी अवस्था नहीं है जो स्वीकृति और मान्यता प्राप्त सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और उन्हें बनाए रखने की दृष्टि से यथेष्ट मात्रा वाली जनसंख्या को इष्टतम जनसंख्या के रूप में जानी जाती है, न कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के विभिन्न अवस्थाओं के रूप में जानी जाती है। इष्टतम अवस्था वह अवस्था है जिसमें जनसंख्या वृद्धि अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर चुकी होती है और अब वह नीचे की ओर गिरने लगती है। तो वह एक प्रकार से इष्टतम, या एक प्रकार से अगर हम जिक्र करते हैं तो इष्टतम अवस्था को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहां करेक्ट जवाब इष्टतम अवस्था होगा, ना कि स्थिर स्थिति होगी। स्थिर स्थिति और जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या स्थिरता, ये एक प्रकार से जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करता है, और ये ऑप्शन है, ऑप्शन आपका 4 करेक्ट जवाब होगा। जनसांख्यिकीय संक्रमण की जो विभिन्न अवस्था है, उन विभिन्न अवस्थाओं में ये शब्द जरूर आप ध्यान रखिएगा, और ये आपका करेक्ट जवाब भी माना जाएगा। तो जनसंख्या में फिर उच्च वृद्धि दर की अवस्था भी आ जाएगी। जी बता रहा हूं, एक बार सुनिए सर। ये जो ठीक है, एक बार बात सुनिए। मैंने आपको एक चीज बता दूं कि आपने नाटेस्टीन एक विद्वान हैं जिन्होंने जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाओं के बारे में बताया था। वहां उन्होंने कहा कि स्टेज ऑफ हाई ग्रोथ रेट, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर की अवस्था बताया एक। दूसरा इन्होंने कहा कि अवस्था में जन्म दर की उच्च स्थिति को बताया, जहां पे बेसिकली शब्दों को रिप्रेजेंट किया गया। तो जनसंख्या की वृद्धि दर में ह्रास की अवस्था, एक ह्रास की अवस्था को भी इन्होंने
अपने जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्थाओं में रिप्रेजेंट किया था। हालांकि कई इसकी स्टेजेस हैं, कई इसके कंडीशंस हैं, कई चरण हैं जो औद्योगिक पूर्व समाज से संबंधित हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के चरणों में हम ये शब्द जो है देखने को मिलता है। लेकिन सभी देश में जनसांख्यिकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से, जैसे जनसंख्या विस्फोटक का मतलब जनसंख्या में वृद्धि कहीं न कहीं दर्शाता है। जनसंख्या में अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी को कम करने की बात करता, या फिर उस बीमारी के बारे में पूरा डेटा को रिप्रेजेंट करना। या कोविड में है भाई, बताता था कि इंडिया में कितने कोविड से लोग प्रभावित हुए, अदर कंट्री में कितने लोग जो है कोविड से प्रभावित हुए, आप लोगों ने डेटा देखा भी होगा। तो वो कहीं ना कहीं स्थिर स्थिति को भी एक प्रकार को दर्शाता है, जो जनसांख्यिकीय संक्रमण की स्थिति की अवस्था में आता है। जनसंख्या स्थिरता की बात करना, आपने काम करते हो रोज कार्यक्रम पर, प्लानिंग पर, है ना, तो जनसंख्या को रोकना या कम करने की स्थिति को भी दर्शाता। ये सब जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्थाओं के रूप में आते हैं। लेकिन इष्टतम एक ऐसी अवस्था है जिसमें जनसंख्या वृद्धि अपनी उच्चतम अवस्था प्राप्त कर चुकी होती है और वह नीचे की ओर गिरने लगती है, फिर, है ना। फिर वो ये इष्टतम अवस्था का मतलब ये दर्शाए, ये कोई बेसिकली ये तो अवस्था है नहीं, बस मीनिंग समझा रहा हूं आपको, ये समझने का प्रयास करिए कि कोई चीजें ऊपर तक गई, एक मानक है, उस मानक के बाद वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, एक प्रकार से नीचे आना शुरू हो जाएगी। उसी क्रिया को इष्टतम अवस्था का नाम दिया गया, जो कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के अंतर्गत वो पार्ट नहीं आता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बताइए, एक बार क्लियर करिए। जी सर। ठीक है। तो ये शब्द जो है इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर कि भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना और परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाया। बता सकते हो, आसान सा सवाल है। 1975। 1952। ओके, सवाल ये है, परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम कब अपनाया गया, है ना। आप ऐसा भी कह सकते हैं, है कि नहीं। तो भारत दुनिया में पहला देश है, मालूम होना चाहिए आप लोगों को, है ना। भारत दुनिया में पहला देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। जानते हो आप, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी सर। और भारत ने वर्ष 1952 में जनसंख्या की समस्या को पहचाना और उसी समय परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाया था। स्वतंत्र भारत में 1952 में एक जनसंख्या नीति समिति, 1952 में ही एक जो आई थी जनसंख्या नीति समिति, और वर्ष 1953 में एक परिवार नियोजन शोध और परियोजना समिति का गठन किया गया 1953 में। बाद के वर्षों में दोनों समितियों को मिलाकर इनका नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया, है ना। और इसमें प्रतिरक्षण कार्यक्रम, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, लिंग संबंधित रोगों से बचाव आदि को जो है शामिल किया गया। और इस प्रश्न का जवाब जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सवाल को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये यूजीसी नेट के स्टूडेंट जो है, क्योंकि परीक्षा में जून में आप लोगों को ये सवाल देखने को मिल जाए यूजीसी नेट समाज कार्य में, ठीक है। सवाल कहता है एक तरफ कि उच्च प्रजननता उच्च मृत्यु संख्या किस सूची को मैच करती है। तो सही जवाब आदिम समाज को ये रिप्रेजेंट करती है। किसको? आदिम समाज को। सुनिएगा, उच्च प्रजननता उच्च मृत्यु
संख्या आदिम समाज में पाई जाती है, क्योंकि यह समाज जनसंख्या का नियंत्रण नहीं करता है, ना ही जनसंख्या नियंत्रण साधनों का उपयोग करता है। घुमंतु एवं मुश्किल जीवन जीने और लगातार आपसी लड़ाइयों के कारण आदिम समाजों में उच्च मृत्यु दर में भी पाई जाती है ना। तो यह कंडीशन इस शब्द को दर्शाती है। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, उच्च प्रजनता निम्न मृत्यु दर या निम्न मृत्यु संख्या, ये किस शब्द को दर्शाता है? तो विकासशील समाज में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? ये विकासशील समाज में पाया जाता है। ये क्योंकि विकासशील समाज अपेक्षाकृत शिक्षा, गरीबी, अज्ञानता के कारण जनसंख्या नियंत्रण के साधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, और वहीं इन समाजों में जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, नए टीकों की खोज होने के कारण मृत्यु दर में भी कमी देखने को आई है। तो उच्च प्रजनता निम्न मृत्यु संख्या कहने का तात्पर्य विकासशील समाज को रिलेट करेगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्न प्रजनता और निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु संख्या, तो ये बेसिकली विकसित समाज में पाया जाएगा। ये किसमें पाया जाएगा? विकसित समाज में पाया जाएगा। निम्न प्रजनता निम्न मृत्यु संख्या किस समाज में पाया जाता है? विकसित समाज में पाई जाती है, जहां जनसंख्या नियंत्रण के साधनों का समुचित प्रयोग किया जाता है। शिक्षा की अधिकता, समृद्धि आदि कारक जनसंख्या को सीमित करने के लिए उन्हें लगातार उद्वेलित करते रहते हैं। इसी कारण निम्न प्रजनता विकसित समाज में पाई जाती है। वहीं नए टीके की खोज और उच्च स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच निम्न मृत्यु संख्या का कारण भी बनती है। तो निम्न प्रजनता निम्न मृत्यु संख्या विकसित समाज को प्रस्तुत करती है, और निम्न प्रजनता नग्न, नग्न मतलब लचीला यानी फ्लेक्सिबिलिटी, मृत्यु संख्या, देखिए यह उच्च विकसित समाज में पाया जाता है, जहां भौतिकवाद भी अधिकता होती है, भौतिकवाद की अधिकता होती है। समृद्धि, रहन सहन के उच्च आयाम, उच्चतम या स्वास्थ्य सुविधाएं आदि कारक जो हैं निम्न प्रजनता एवं नग्न मृत्यु संख्या के कारक हैं। तो इसका सही जवाब आपका सामने सामने से मैच हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप सर आदिम समाज कौन सा है? उच्च प्रजनता उच्च मृत्यु संख्या आदिम समाज में पाई जाती है ना। क्योंकि वहां आप जानते भी हैं कि यह जनसंख्या समाज जनसंख्या का नियंत्रण नहीं होता है, ना ही जनसंख्या नियंत्रण के साधनों का उपयोग भी होता है। यहाँ तो घुमंतु या मुश्किल जीवन जीने या लगातार आपसी लड़ाइयों के कारण आदिम समाजों में उच्च मृत्यु दर जो है देखने को मिलती भी है। ठीक है, तो सही सवाल, इसका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा। क्लियर है? बताइएगा। जी सर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ था? पूर्ण ह्रास हुआ था। भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास की बात होती है तो 1901 से लेकर 1911 के बीच में है ना। भारत की जनसंख्या के आकार को पूर्ण ह्रास हुआ 1901 और 1911 में। इस दशक के दौरान चिकित्सा के अभाव में शिशु मृत्यु दर का उच्च होना, भूखमरी और कुपोषण के कारण लोगों की जीवन प्रत्याशा काफी कम होना या कम दर्शाना, ठीक है, भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास को प्रस्तुत करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी
सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक है? बताइएगा। यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए समझो ये सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सर ऑप्शन नंबर डी, 1 2 हाँ 3। सर डी, 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी को आप बता रहे हैं। ओके, सर ऑप्शन नंबर 2 नहीं लग रहा। डी। अच्छा, चलिए मैं बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। तो क्वेश्चन नंबर में अगर मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे कहता है कि शिशु मृत्यु से संबंधित निम्न में कौन से कारक हैं? तो जन्म के समय का कम वजन, देखो ये तो कारक है कि नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव होगा तो भी देखिए शिशु मृत्यु का कारण होगा, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ। होना चाहिए। जी सर। नेक्स्ट अगर कहता है गर्भवती माता को पोषण परक स्थिति, देखो गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति का जो शब्द यहाँ पे दर्शाया गया है, इसका मतलब ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को बताने का कि एक पौष्टिक आहार लेने के संबंध में बात की गई है गर्भवती माता को, है ना। और पोषण आहार या पोषण परक कंडीशन जानना अत्यंत आवश्यक होता है। उस समय कुछ मात्रा में आयरन लेनी होती है ना, कुछ विटामिन वगैरह लेनी होती हैं, तो उस कंडीशन को दर्शाता है। लेकिन अगर आप कुपोषण, इससे मतलब मान लीजिए ये कि आप पौष्टिक आहार नहीं ग्रहण करेंगे तो शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आपका एक कारक ये दर्शा दिया जाएगा, है ना। तो ये भी एक प्रकार का कारण के रूप में उभर के आ जाएगा। गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग, देखो ये बेसिकली नहीं है जो शिशु मृत्यु दर का कारण बने, ठीक है कि नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो पॉइंट डी है ये आपका नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन पॉइंट दिया गया करेक्ट है, दूसरा पॉइंट करेक्ट है, तीसरा पॉइंट करेक्ट है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो वो डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4th यानी डी सत्य माना जाएगा, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर से तात्पर्य है कि आयु के प्रथम वर्ष में होने वाली शिशुओं की मृत्यु से संबंधित उसे ही शिशु मृत्यु कहते हैं, उसे ही शिशु मृत्यु कहते हैं। और यहाँ पे सही कंडीशन ये दर्शाता है। तो देखिएगा, एक तो कम वजन का, दूसरा प्रसूति सुविधा का अभाव, तीसरा स्थिति में कमी, ठीक है, स्थिति में कमी, है ना। ये तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन नंबर आपका डी वाला, ठीक है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो सूची मिली गई है और एक तरफ चिंतन है, दूसरी तरफ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रमुख चिंतन है जो रिलेट करते हैं व्यक्ति को, ठीक है। तो जवाब देना है आप लोगों को, जरा बताइएगा कि संसाधन जनसंख्या में वृद्धि की सीमा तय करते हैं, बताइए कौन व्यक्ति? सर माल्थस। बिल्कुल, यहां जनसंख्या अगर शब्द आपने सोचा है तो सही जवाब आपने दिया है टी.आर. माल्थस का नाम। टी.आर. माल्थस ने ही संसाधन जनसंख्या में वृद्धि की सीमा तय करते हैं, ये बात करेक्ट है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मनुष्य अंतिम संसाधन है, मनुष्य अंतिम संसाधन है, तो जूलियन एल साइमन का नाम आएगा और आप यहाँ पे मैच करेंगे इनको, इस विद्वान ने इस चिंतन में, ये यानी इस बात पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। गर्भ निरोधक सर्वोत्तम विकास है, ठीक है, गर्भ निरोधक सर्वोत्तम विकास है, तो नाम करण सिंह का आएगा।
और लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अनिवार्य है। गर्भ निरोधक के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण होना अनिवार्य है। इस कंडीशन में प्लेटो का नाम आएगा। ठीक है, किसका नाम आएगा? प्लेटो का नाम। ठीक है, तो आप मैच कर सकते हो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। तो ऑप्शन कौन सा जाना चाहिए बताइएगा? दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, है ना सर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल। AR देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण को वर्ष 1885 से 1905 के किसके द्वारा चित्रित किया गया था? किसके द्वारा चित्रित किया गया था बताना है। क्या ऑप्शन सत्य होना चाहिए बताइए एक बार। सर क्लियर नहीं हो रहा इसका। ओके, बी ऑप्शन सर। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। इस सवाल का अगर हम बात करते हैं AR देसाई के अनुसार, यहाँ पे प्रश्न बनाया गया, तो इसके अंतर्गत कहा गया कि भारतीय राष्ट्रवाद, है ना, यानी राष्ट्रवाद के विकास के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, उत्थान के लिए, है ना, उसके उत्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो राष्ट्रवाद के विकास के पूरे चरणों को सन 1885 से और 1905 के किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रवाद के विकास का दूसरे चरण जो 1885 और 1905 के बीच का जो दशक रहा, वो खेतिहरों की भागीदारी पे रहा। राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण को, ठीक है, 1885 से 1905 के बीच में उद्योग विकास के द्वारा चित्रित किया गया था, क्योंकि उस समय नए कल कारखानों का विकास होने लगा था और विभिन्न प्रकार की कपड़ा फैक्ट्री, लौह उद्योग आदि के विकास से औद्योगिक विकास गति पकड़ने लगा था। तो सही जवाब यहां पर खेतिहरों की भागीदारी रहेगी। ऑप्शन नंबर 3 सही माना जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर रहेगा? एक बार कंफर्म करिएगा। ओके जी सर। आगे देखिए, AR देसाई भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान बहुत से कारकों का उल्लेख किया और इन कारकों का सही सेट को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, सही तरीके से हमको इसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखिए, ब्रिटिश द्वारा बनाई गई, ठीक है, यहां तो सभी कारक हैं, है ना, ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई कृषि और औद्योगिक नीतियां, संप्रेषण के साधन, राष्ट्रीय सुधार आंदोलन, मुद्रण माध्यम और आधुनिक निरपेक्ष शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन, ठीक है, इन सभी, ये सारे के सारे पॉइंट आपके करेक्ट माने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आप समझिएगा, AR देसाई की एक किताब थी, उस किताब का नाम था सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म करके, और मैंने आपको लिखवाया भी है। AR देसाई का पहली बार नाम नहीं आ रहा कि आप सुन रहे हैं यहाँ पर, पहली बार इनके बारे में, उस किताब के बारे में मैंने मेंशन करवाया है। तो भारतीय समाज के रूपांतरण और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद के विभिन्न स्वरूप, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक स्वरूपों के उत्थान का विस्तृत उल्लेख मिलता है ना, विस्तृत उल्लेख मिलता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के कारकों में इलेक्ट्रॉनिक संचार के साधन नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये भारतीय राष्ट्रवाद में उत्थान के संबंध में, ठीक है, राष्ट्रवाद में, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, शामिल नहीं है। तो यहां अगर मैं इसको शामिल नहीं करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक संचार का साधन, है ना,
तो 1 2 3 4 5 शामिल करूंगा। आपका कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए बताइए? बी ऑप्शन, बोलिए। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा? जी सर। ये साधन नहीं है, ठीक है। तो देसाई ने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अंतर विरोधी के परिणाम स्वरूप विकसित हुए और सामाजिक व्यवस्था को विश्लेषित भी किया था। तो ये चीजें बेसिकली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सही जवाब आपका यहाँ पे जो माना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ करते हैं, ठीक है। निम्न में से जे हैबरमास के द्वारा, ठीक है, जे हैबरमास के द्वारा स्पष्ट किए गए कार्यों के प्रकार कौन से हैं? कौन से प्रकारी हैं या उसके टाइप में अंतर्गत आते हैं? जे हैबरमास के द्वारा स्पष्ट किए गए थे कुछ कार्य के टाइप, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक था स्व उद्देश्यवादी, एक था नियामक, एक था नाटकीय और एक था अभिव्यक्तिशील। तो यहां पर ये जो है जे हैबरमास के शब्द रिलेट होते हैं। विवेकपूर्ण गलत है, भावुक शब्द गलत है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हैबरमास ने व्यक्ति के आम जीवन की समस्याओं के हल और अनुशासन तथा लोग आपस में चर्चा करके समस्याओं को हल कर सके, इसके संबंध में हैबरमास ने स्पष्ट किए थे कार्यों के टाइप को, स्वउद्देश्यवादी या आप स्वउद्देश्यवादी, नियामक, नाटकीय और अभिव्यक्तिशील, ठीक है। तो 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जाएगा जो, वो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना, अभी मुझे कहीं जाना है, ठीक है। बाकी जो क्लासेस आपकी चलेगी कल मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगा, ठीक है। इसकी वीडियो अभी मैं आप लोगों को भेज देता हूं, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके, थैंक यू सर।